वॉइस नहीं आ रही, बताइए वॉइस आ रही है कि नहीं? वॉइस आ रही है, बताइए जरा। वॉइस। शैलेश कुमार जी, बिहार का भी प्रैक्टिस सेट आपको केमिस्ट्री देखिए यही वहां भी आएगी। अब आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए। देखिए हमने आपसे बताया कि सितंबर माह का प्रैक्टिस बैच आपको 149 रुपीज में मात्र मिल रहा है, 149 रुपए में आप एक मंथ का पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें पर डे 30 पेपर्स कराए जाते हैं। आप 30 क्वेश्चंस आपको पूरे चैनल पर आपको सेट वाइज जितने पेपर्स होंगे पूरे एग्जाम तक बने रहेंगे, उसमें कोई पेपर डिलीट नहीं होगा। शर्मा जी आप एक काम करिए, हमसे आप बात कर लीजिएगा इस नंबर पर 8601781225 वाले। जो लोग बिहार की बात कर रहे हैं वो हमसे क्लास के बाद 8 बजे के बाद बात कर लेंगे। देखिए प्रैक्टिस बैच 149 रुपीज में मिल रहा है, पूरे मंथ का मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि एक मंथ की फीस कितने का मिल रहा है, 149 में। तो चलिए जिन लोगों को ज्वाइन करना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लें, या चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार Li2+ तथा Li2- के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दे रहा है Li2+ अस्थाई है तथा Li2- अस्थाई है, Li2+ अस्थाई है तथा Li-2 अस्थाई है, दोनों अस्थाई हैं, दोनों अस्थाई हैं। देखिए Li2+ के बारे में कह रहा है। Li2+ देखिए लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। तो Li+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Li2+ में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा जाए यमो के अनुसार तो σ1s2 σ*1s2 σ2s1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बंध कोटि जो होता है, बंध कोटि जो होगा वह होता है Nb-Na/2। Nb का मान कितना हो गया, देखिए 3-2/2 = 1/2। अगर हम लिथियम डबल माइनस की बात कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लिथियम में, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन का σ1s2 σ*2s2 σ1 σ2s2 σ*1s2s1। यहां देखिए बंध कोट कितना हो जाएगा, बंध कोटि कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 2 2 दूना 4, 4 - 3 बराबर 1/2। दोनों का बंध ऑर्डर कितना आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। 1/2 होने के कारण से दोनों हमारे अस्थाई होंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। दोनों हमारे क्या होंगे, अस्थाई होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड इज, दिए गए यौगिक का लैम्डा मैक्स कितना होगा यह जानना चाहता है।
पहला ऑप्शन कर रहा है दीपक पटेल कह रहे हैं कि 1 का बी ऑप्शन सही होगा। लैम्डा मैक्स आपको कैलकुलेट करना है। देखिए लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले बेस वैल्यू लिखा जाता है। बेस वैल्यू देखिए, दो डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है तो बेस वैल्यू लिखा जाता है। और यहां पर देखिए ये दोनों बॉन्ड एक रिंग में होने के कारण से होमो एनुलर डाइन होगा, और होमो एनुलर डाइन होने के कारण से इसका बेस वैल्यू 253 होगा। एक रिंग रेजिड्यू यहां, एक रिंग रेजिड्यू यहां, तीन 3 रिंग रेजिड्यू, एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 5, 3 इंटू 5 5 इक्वल टू 15। एक देखिए, दिस इज रिंग से बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक कहा जाता है, और 1 एक्सोसाइक्लिक का 5, और 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को माइनस कर दीजिए, 2 को माइनस करिए, 1 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, 1 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू 30। ऐड कर लीजिए तो 303 नैनोमीटर के इक्वल आ जाएगा। दिस इज योर लैम्डा मैक्स। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 303 लैम्डा मैक्स। ध्यान रखिए, जब भी लैम्डा मैक्स निकाला जाता है पहले दो डबल बॉन्ड एक रिंग में है तो होमोइनर डाइन होता है, और होमोइनर डाइन की बेस वैल्यू कितना होती है? 10 सॉरी 253 के कितने रिंग रेजिड्यू हैं? एक रिंग रेजिड्यू यहाँ, एक रिंग रेजिड्यू यहाँ, एक रिंग रेजिड्यू यहाँ, 3 रिंग रेजिड्यू, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 5 15, और एक 5 इसका एक्सोसाइक्लिक का, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक है तो 30 वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 303 नैनोमीटर के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए यौगिकों का नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 के दौरान सक्रिय का घटता क्रम क्या होगा? पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। आपको घटता हुआ क्रम क्या होगा पूछ रहा है। इट मीन्स रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? किसके बात कर रहा है? SN2 के बात कर रहा है। तो जो रिएक्टिविटी होती है SN2 के करस्पॉन्डिंग, वह रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात क्रियाशीलता -I ग्रुप, सॉरी +I ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I/-R ग्रुप। बताइए जरा आंसर इसका। तो देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? यहां पर देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा सेकंड की हो जाएगी, उसके बाद थर्ड की होगी, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद देखिए यहां पर ये -I रेजोनेंस शो करेगा। इस रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये रेजोनेंस शो करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा सेकंड के इस हिसाब से फिर कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा। थर्ड के बाद क्यों? क्योंकि इस पर देखिए मेटा पोजीशन पर
अनुनाद जो रेजोनेंस होता है वह ऑपरेट नहीं करता। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आक्जोक्रोम अवशोषण बैंड को किस ओर स्थानांतरित करता है? शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, लंबी तरंग दैर्घ्य, नो चेंज इन वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति को। जरा बताइए इसका आंसर मंगनेश कुमार जी, बताइए इसका आंसर। एक आक्जोक्रोम अवशोषण बैंड को किस ओर स्थानांतरित करता है? शॉर्टर वेवलेंथ, कम तरंग दैर्घ्य, लंबी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं, उच्च आवृत्ति। जल्दी से बता दीजिए। मगनेश कुमार धुरिया कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है। देखिए आक्जोक्रोम होता है जो क्रोमोफोर से जुड़ने के बाद वेवलेंथ और इंटेंसिटी, जो आक्जोक्रोम होते हैं, आक्जोक्रोम जो होते हैं या किसको बढ़ाते हैं? वेवलेंथ, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, ये दोनों को बढ़ाते हैं। वेवलेंथ मतलब तरंग, क्रोमोफोर क्या करते हैं? वेवलेंथ और तरंग दैर्घ्य दोनों को बढ़ाते हैं। तो कहा जाता है कि जो देखिए एक क्रोमोफोर क्या होता है? जो यूवी लाइट को एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो क्रोमोफोर क्या होता है? जो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। वह जनरली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, फिनिल ग्रुप। और जो आक्जोक्रोम होता है उनसे जुड़ने के बाद उनकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी बढ़ा देता है। वेवलेंथ को भी बढ़ाएगा और इंटेंसिटी को भी, तीव्रता को भी बढ़ाएगा। तो सही आंसर होगा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड हैज लोएस्ट वैल्यू है? किस हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान सबसे कम है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में किस हाइड्रोक्साइड के केएसपी का मान सबसे कम है? देखिए ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए दीपक। ऊपर से नीचे जाने पे विलेयता बढ़ती है, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसका मान भी बढ़ता है। तो सबसे कम पूछा है, केएसपी का मान सबसे कम किसका होगा? तो ऊपर से नीचे जाने पर विलेयता बढ़ती है, अर्थात केएसपी का मान बढ़ता है। अगर केएसपी का मान बढ़ता है तो देखिए और सारणी में क्या है? मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर स्ट्रांसियम है, फिर बेरियम है। तो ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है केएसपी, इसका मतलब सबसे कम कौन होगा? मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा बेरियम। पूछा है क्या सबसे कम? तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गैसीय अवस्था में इमीन की क्षारीयता का सही क्रम क्या होगा? ये तो सबको आंसर बता देना चाहिए। जल्दी से बताइए भाई, गैसीय अवस्था में इमीन की क्षारीयता का सही क्रम क्या होगा? 6 का सी कह रहे हैं। देखिए, जब गैसीय अवस्था की बात की जाती है, गैसीय अवस्था में तो टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया ही होता है। अर्थात कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का वर्क नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन यदि हम अनदर सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा सेकेंडरी इज मोर ग्रेटर देन टर्सरी हो जाता है। उसका रीजन यही होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कार्य करने लगता है टर्सरी एमीन में और हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वह बेसिसिटी घट जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुक्रोज में एक डाइसेक्राइड है जिसके एक अणु जल के अपघटन देता है। ग्लूकोज के 2 अणु, ग्लूकोज के 2 अणु, लैक्टोज का 1 अणु, ग्लूकोज का 1 अणु, फ्रक्टोज का 1 अणु, ग्लूकोज फ्रक्टोज के 2 अणु। जल्दी से बताइए। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जिसका एक अणु अपघटन देता है। ग्लूकोज के 2 अणु, ग्लूकोज के 2 अणु, लैक्टोज का 1 अणु। जल्दी से बताए। आप लोग रिप्लाई थोड़ा तेज फास्ट किया करिए। देखिए, ये डाइसेक्राइड है C12H22O11। जब इसको वाटर के साथ एसिड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दोनों एक एक अणु का निर्माण करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का अणु। यह हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की जो कोटि होती है वह फर्स्ट ऑर्डर होती है। अर्थात इसे हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस के साथ अपक्रिया करके अस्थायी डाइजोनियम लवण बनाती है। कथन सेकंड कह रहा प्राथमिक एरोमेटिक नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया द्वारा डाई एजोनियम लवण बनाती है जो 300 केल्विन से अधिक ताप पर अस्थायी है। ऊपर दिए गए संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड सही नहीं है। कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड सही नहीं है। कथन फर्स्ट और कथन दोनों सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही नहीं है। देखिए, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन कह रहा है RNH2 को जब नाइट्रस अम्ल देते हैं HNO2 देते हैं तो हमारा बनता है RN। इसे कहा जाता है डाइजोनियम साल्ट। फिर कह रहा है C6H5NH2 दिया जाता है। यह क्रिया 0 से 5 सेंटीग्रेड पर ही स्टेबल होती है। जब इसको नाइट्रस अम्ल दिया जाता है तो ये C6H5
एन, यह भी डायजोनियम का रहा 300 सेंटीग्रेड से एबव पर स्टेबल होता है, कि जो कि गलत दे रहा है 300 सेंटीग्रेड ताप के ऊपर तो स्टेबल ही नहीं होगा। तो यह ऑप्शन पूरा गलत है। केवल स्टेटमेंट कौन सा सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, परंतु कथन सेकंड सही नहीं है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद बी को पहचानिए। जो अभिक्रिया दी गई है उसके उत्पाद बी को पहचानिए। देखिए ये अभिक्रिया दी गई है Br2 लाल फास्फोरस, यह हमारी कहलाती है HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन जो होता है वह एल्फा हेलोजिनेशन करता है, अर्थात एल्फा एसिड के एल्फा कार्बन पर जाकर वह Br को जोड़ देगी, तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। नीचे सूची फर्स्ट को नीचे दिए गए उदाहरण को सूची सेकंड में दिए गए अभिक्रियाओं के नाम से सुमेलित कीजिए। जरा मैच कराइए। देखिए ये एल्फा हेलोजिनेशन करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? इसका जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए RCH Br COOH, इसे कहा जाता है HBZ रिएक्शन। एल्फा कार्बन का हेलोजिनेशन करता है तो HBZ रिएक्शन कहलाएगा। अच्छा ये तो दिया गया प्रोडक्ट। यहां देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है, इसे कहा जाता है वी कार्बोक्सिलेशन, अर्थात इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। देखिए यह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 कहां जोड़ रहा है? मेटा पोजीशन पर। और तो किसका रिएजेंट है? नाइट्रेशन का, तो ये चला जाएगा किसके साथ? नाइट्रेशन के साथ। और यह हमारा एसिड और अल्कोहल एसिड के प्रेजेंस में एस्टर का निर्माण करते हैं, तो सही एस्टरीकरण हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का फोर, सी का वन, डी का टू। 3 4 1 2, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन को मैं यहां लिख दे रहा हूं। यहां लिखता हूं, ये है प्लस सांद्र NH। इसका ऑक्सीकरण, इसका अपचयन। कह रहा है कि कौन सा होगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के बारे में आपको जानना चाहता है, ए क्या है? ए को आपको पहचानना है। जल्दी से बताइए ए को कैसे पहचानेंगे? दीपक,
मगनेश कुमार नहीं याद आ रहा है। यह हमारी एक कैनिजारो अपक्रिया है। अपचयन हो रहा है तो इसका मतलब ये CHO रहा होगा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ये, इसका मतलब ये क्या हो रहा कि CHO रहा होगा। जब इसको देते हैं NOH तो क्या बनता है CH2OH, COOH। इसे इंटरनल कैनिजारो अपक्रिया कहा जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इसी का एग्जाम्पल इस तरीके का भी हो सकता है, ये CHO हो सकता है, CHO हो सकता है। अगर इसे NOH दिया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पर COH, यहाँ पर चाहे जिसका ऑक्सीकरण कर दीजिए, जिसका चाहे रिडक्शन कर दीजिए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईथर के विल्सन संश्लेषण में तृतीयक एल्किल हैलाइड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 का रहा, अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, वे क्रियाशील नहीं होते। हेलोजन परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन परमाणु भी निकलता है जिससे एल्कीन बनता है। हेलोजन परमाणु का निष्कासन कठिन होता है। बताइए। कह रहा है ईथर के विल्सन संश्लेषण में तृतीयक एल्किल हैलाइड का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। देखिए, तृतीयक एल्किल हैलाइड का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वह क्षार की उपस्थिति में क्या करता है, ये जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, ध्यान रखिएगा, अगर इसे NaOC2H5 दे देते हैं तो यहां पर इसका Br और इसका H निकल करके जो प्रोडक्ट बनाता है वह CH3 डबल बॉन्ड CH2 अर्थात एल्कीन का निर्माण कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रयोग नहीं किया जाता। टर्सरी एल्किल हैलाइड का प्रयोग इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह हाइड्रोजन के साथ साथ क्या भी निकलता है, हेलोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी निकल जाता है। इसके कारण से वो क्या करता है, एल्कीन का निर्माण करता है। इसलिए ईथर के संश्लेषण में हम टर्सरी एमीन का प्रयोग, टर्सरी एल्किल हैलाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफिरेट थर्ड का रासायनिक सूत्र है। बताइए। आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफिरेट का रासायनिक सूत्र है। देखिए नाम दे रहा क्या, आयरन थर्ड और हेक्सासाइनोफिरेट थर्ड, दोनों आयरन पर हमारे देखिए ऐसे रहा होगा, Fe3+ FeCN3-, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रहा होगा। इसका नाम क्या पढ़ा जाएगा, आयरन थर्ड पढ़ा जाएगा और इसका नाम क्या पढ़ा जाएगा, हेक्सा साइनो, साइनाइड है तो साइनो। अब देखिए निगेटिव चार्ज है इसलिए क्या पढ़ा जाएगा, आयरन तो पढ़ा नहीं जाएगा, फीरेट पढ़ा जाएगा, फीरेट और थर्ड हो जाएगा। तो आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफिरेट अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर। ये दीपक जी पर्सियन ब्लू कलर बनता है तब ये प्राप्त होता है।
निम्नलिखित हैलाइडों में कौन सा SN1 अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा? दिए गए विकल्पों में सबसे सही उत्तर को पहचान कीजिए। विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। इनमें कौन सा ऐसा है जो हमारा SN1 अपक्रिया शो नहीं करेगा? पहला ऑप्शन दे रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, बी कह रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2Cl, सी कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड दे रहा है, डी कह रहा है कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड दे रहा है। दीपक कह रहे हैं 14 का बी सही कह रहे हैं। देखिए, इसका जब Cl निकलेगा तो ये कार्बोकटायन बनेगा, स्टेबल होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा तब स्टेबल होगा, इस पर आएगा तो भी चार्ज स्टेबल हो जाएगा। ये इन दोनों को स्टेबिलिटी किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। इसका अल्फा हाइड्रोजन के कारण। लेकिन जो ये Cl निकलेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस दिस इज योर लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल के कारण से यह SN1 अपक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी ऑप्शन हमारा सही होगा कि बी ऐसा है जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेगा। क्लियर? चलिए, सूची फर्स्ट को मिलान सूची सेकंड से करिए। K2NiCN4 है, NiCO4 है, CONH3Cl2 है, Na3COF6 है। आपको बताना है कि कौन से किसका हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए, NiCO4 इसका टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हो जाएगा। यहां देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो sp3, इसका भी 4 है तो जिसमें 4 होंगे वही होगा। ये हमारा DsP2 होगा स्ट्रांग लिगेंड फील्ड होने के कारण से। अब बचा हमारे पास दो। एक देखिए, यह वीक लिगेंड फील्ड है या, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 होने के कारण से क्या हो जाएगा? sp3D2 कोई है, इसका हो जाएगा ओ। और यह स्ट्रांग लिगेंड है इसलिए इनर ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ये क्या है? यह स्ट्रांग लिगेंड है और स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण से इनर ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, डी पहले आएगा। देखिए, जब स्ट्रांग होता है तो डी पहले आता है, अगर वीक लिगेंड हो तो फिर डी बाद में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, 0.718 फिनाल को 246 ट्राई ब्रोमो फिनाल में बदलने के लिए ब्रोमीन की मात्रा क्या होगी? जरा देखा जाए। यह हमारा ब्रोमीन है, फिनाल है। जब इसका ब्रोमिनेशन करते हैं जल के साथ तो हमें मिलता है ट्राई ब्रोमोफिनाल का निर्माण होता है।
कह रहा कि 0.78 ग्राम फिनाल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल में बदलने के लिए ब्रोमीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ा जाए तो बरछंग 72, 72, 5, 77, 1, 78, 78, 16 कितना हो गया 94 ग्राम। ये कितना है इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 94। अरे बरछंग 72, 72, 16, ठीक है 94। 94 ग्राम, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 मोल फिनाल क्रिया करता है, क्रिया करता है कितने से 3 इंटू 160 ग्राम Br2 से। ब्रोमीन का देखिए, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वह 160 होता है, तो 3 बार ब्रोमीन लगा हुआ है। 94 ग्राम रिएक्ट करता है कितना है 3 गुणते 160 ग्राम से। यदि हमें कितने ग्राम रिएक्ट करना है, करा 0.78 ग्राम, 0.78 ग्राम फिनाल क्रिया करेगा कितने के बराबर 0.78 गुणते 3 गुणते 160 बटे 94। देखिए यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन करिए जरा, तो 0.78 गुणते 480 बटे 94। 94 पंजा 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 के 0, 5 सत्ते 35, 35 4, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 35 4 39, 3.9 ग्राम किसके अप्रोक्सीमेट होगा 4 ग्राम के बराबर, अर्थात पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्लियर। देखिए 94 ग्राम कितने ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है 3 इंटू 160 से। 7.8 ग्राम फिनाल क्रिया करेगा कितने ब्रोमीन से 0.78 गुणते 3 इंटू 160 अपॉन 94 कर देंगे, जो आ जाएगी वैल्यू उसी के बराबर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2 एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड दिया गया है, MPV अपचयन है, करा उपरोक्त अपक्रिया में उत्पाद होगा। जल्दी से इसका उत्पाद बता दीजिए। अरे भाई एमपीवी रिएक्शन में क्या होता है, एमपीवी में जो होता है मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, इस जो दिया गया है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। अगर इसका अपचयन होगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बी, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन आयनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान समान होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे सही उत्तर को चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे सही इसमें कितना निकलेगा? 22 होता है, 18 3D1 है, इसमें कितना हो जाएगा? 23 3D5 है, कैडमियम 3D2 है, क्रोमियम 2+, क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 25 होते हैं, 25 में 2 निकल गए 23, 23 का मतलब, और सॉरी 24, 24 का 2 निकल गए 3D4। आयरन का कितना होता है? 26 3D6। अरे स्कैडनियम 23 कहाँ होता है भाई? स्कैडियम में तो 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 21 में 3 निकल गए 3D0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3D4 है, इसमें 4 अनपेयर हैं, 1 2 3 4। अगर 3D6 का लिखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी n बराबर 4, यहाँ भी n बराबर 4। बी और डी अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। एक प्रथम कोट की अपक्रिया में सांद्रण इकाई यम गुना घटाई है, इसके वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? बताइए। एक कह रहा प्रथम कोट की अपक्रिया में सांद्रण की इकाई यम गुना घटाई है, इसके वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? देखिए जब सांद्रण इकाई ये कह रहा है प्रोडक्ट की अपक्रिया की जो के बराबर होता है 2.303 अपान टी लाग ए अपान ए -6 होता है। कह रहा है इसके इकाई सांद्रण में यम गुना घटाई जाती है। देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया में चाहे यम गुना घटाई जाए चाहे यम गुना बढ़ाई जाए, अपक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए इसके यम गुना बढ़ गई तो यहाँ यम हो जाएगा, यहाँ यम हो जाएगा, यम यम कट करके 2.303 अपान टी लाग ए अपान ए -6। अगर यम गुना इसकी घटाई भी जा रही है तो भी अपक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जो अपक्रिया पहले थी वही अपक्रिया बाद में बनी रहेगी, अर्थात अपक्रिया के रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे हम यम गुना बढ़ा लें चाहे यम गुना हम घटा लें, उससे अपक्रिया के रेट पर नहीं पड़े। यहाँ अगर यम गुना घटा रहे तो यहाँ यम हो जाएगा, यम 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 कैंसिल, फिर अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाती है। इस तरीके से हम लोग कह लेते हैं कि चाहे यम गुना बढ़ा लें चाहे यम गुना घटा लें, लेकिन अपक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों को विलयन पृथक पृथक प्रखनलियों में रखे गए हैं, प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? देखिए जिंक नाइट्रेट, कैडमियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, 4 विलयंस हैं। बोलिए 4 विलयंस हैं। जिंक है, कैडमियम है, लेड है, सिल्वर है। इनमें 4 विलयन में एक में देखिए ए टेस्ट ट्यूब है,
कौन कौन है? जिंक है, जिंक 2+ है, कैडमियम 2+ है, सिल्वर 2+ है और Pb2+ है। इसमें कह रहा है कि तांबे की एक पट्टी इसमें भी डुबो दी गई, इसमें भी डुबो दी गई। इसमें ये तांबे कापर की क्या है? पट्टी है। कह रहा है कौन सा नीला रंग का होगा? देखिए, अब क्रिया उसी के साथ होगी जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा। अगर हम देखें तो सबसे ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक होता है, फिर कैडमियम होता है, तब लेड होता है, तब हमारा सिल्वर होता है, फिर कॉपर होता है। ये होता है। अरे सॉरी, कॉपर के जस्ट ऊपर कॉपर फिर सिल्वर होता है। ठीक, ये धातुओं में से कॉपर तो डिस्प्लेस होगी नहीं। कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को ही डिस्प्लेस कर सकता है। कभी जिंक कैडमियम लेड को डिस्प्लेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को तो विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम क्रियाशील धातु कभी भी अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो कॉपर जो होगा वह सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में सिल्वर को विस्थापित कर देगा। अर्थात अगर हम AgNO3 के सोल्यूशन में कॉपर को डालें तो क्या हो जाएगा? CuNO3 बन जाएगा, प्लस और क्या बन जाएगा? Ag बन जाएगा। Ag को डिस्प्लेस करके यह कॉपर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कारण से यह क्या हो जाता है? कलर्ड हो जाता है, नीला कलर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां पर है? जो है कॉपर से नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो द्रव तथा PQ के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर हैं। P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा 140 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 68 मिलीलीटर, 72 मिलीलीटर। बताइए जरा जल्दी से। देखते हैं, चलिए। पी क्यू के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर है। पी के 3, देखिए पी सोल्यूशन का जो होगा प्रेशर ऑफ पी इंटू मोल्स ऑफ एक्सपी, प्रेशर ऑफ क्यू इंटू मोल ऑफ एक्सपी। मोल देखिए, कुल मोल कितना दिया गया है? कुल मोल दिया गया है 2-3 बराबर 5 मोल। ठीक, एक्सपी कितना हो जाएगा? कुल मोल 5, पी के कितने मोल्स हैं? 3 मोल, 3/5। और यक्स क्यू के कितने हैं? 2/5। तो यही वैल्यू रख लीजिए। पी प्रेशर कितना है? 80 गुणते 3/5 धन 2/5 गुणते 80, 16×5 80 बराबर 48, 16×5 48 और 16×32 बराबर 80 है। 3/5, 16×3 48, 32 48।
80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर। अरे सॉरी, यहाँ पर देखिए इसका वाष्प दाब कितना है 60, 12 कितना 48, धन 12 दूनी 24 बराबर 72 मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन के इवन विलोपन से प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होगा? जरा देखा जाए। 3 ब्रोमो 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो 3 ब्रोमो H3 H2 H HCS। इसको एल्कोहलिक केवल दिया गया, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? बताइए जरा। जल्दी से बताइए क्या उत्पाद बनने के चांसेज हैं? मंगनेश कुमार धुरिया कह रहे हैं कि 27 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं जरा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए एल्कोहलिक केएच देंगे तो Br यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH डबल वन CF और CH3 बनेगा। इसको दुरुस्त कर लीजिए। एक्चुअल देखिए लिविंग पावर जो ग्रुप होता है, लिविंग पावर ऑफ ग्रुप जो होता है वह सब ज्यादा आयोडीन का, तब ब्रोमीन का, तब क्लोरीन का, तब फ्लोरीन। सबसे कम बाद में तो एफ ही निकलेगा। सबसे तेज कौन निकलेगा? वह हमारा Br निकलेगा। तो यहाँ का Br यहाँ का H निकल जाएगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। कोई एक उत्तर थोड़ा सा गलत दे रहा है। इसी को एक मैचिंग कर लीजिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CF CH3, इसी ऑप्शन को सही। एफ नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकलेगा एफ? क्योंकि सबको पता है कि Br सबसे पहले निकलता है। लिविंग पावर ग्रुप Br की सबसे ज्यादा है। मैच करना है। आप सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर देखा जाए तो आर्हीनियस लॉ ऑफ डिसोसिएशन है, गिब्स फेज रूल है, किरचॉफ इक्वेशन है, कोलोराउस लॉ है। देखिए गिब्स फेज रूल पहले इसका होता है, किरचॉफ का सेकंड ही होता है, कोलोराउस लॉ का आर्हीनियस डिसोसिएशन का पहला ही है।
ए का 1 किस में दिया गया है? ये दोनों हो नहीं सकते। अरे ए का 1, बी का 4 किस में दिया गया है? इसी में दिया गया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सी का 3, डी का 2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following molecules are expected to exhibit intermolecular hydrogen bonding? इसमें से बताइए जरा तो। चौबीस नंबर का आंसर दीजिए तो। जय कर रहे हैं 24 का। देखिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल में यह होता है इंट्रामालिकुलर, अर्थात जिसमें ऑप्शन हो वह सभी गलत हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो ये तो गलत होंगे। फिर सही कौन सा होगा? एस्टिक एसिड, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड बोरिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 एंड 3। इसी से पता चल जाएगा कि यहीं पर देख लेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की। ये जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर शो करेगा, क्योंकि दो ऑप्शन होने नहीं चाहिए, 2 3 में दिया गया है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता सबकी दी गई है और उसके आधार पर आपको बताना है किसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है। बताइए इसका आंसर। 25 का। देखिए जो कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता 2.5 होती है। कार्बन की कितनी होती है? 2.5। नाइट्रोजन की होती है 3 और एल्युमिनियम की जो होती है वह 1.6 होती है और सीजियम की होगी 0.8। तो सब विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का 3rd, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। बी का 4th और सी का 2 और डी का 1, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 25 का डी ऑप्शन सही होगा। Which of the following cannot be obtained from the solution of Schrödinger wave equation? Schrödinger wave equation समीकरण के समाधान से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग।
बताइए जरा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा श्रोडिंगर तरंग समीकरण को समाधान से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अरे भाई, ये तो एनर्जी फेमस रिलेशन है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। ये तो एनर्जी का होता ही है। तरंग फलन साई होता है, साई की भी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कैलकुलेट की जा सकती है। वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। तो सही आंसर डी ऑप्शन होगा। वृत्ताकार कक्षाओं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना नहीं की जा सकती। 27 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एक्सेप्टेबल सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का स्वीकार सेट नहीं होगा? बोलिए। चार ऑप्शन, चार दिए गए, 1 2 1 3 1 4 एंड 2 एंड 3। आपको यह चयन करना है कौन सा सेट्स जो होगा वह सही नहीं। नम्रता सिंगर, सर आपने नरेंद्र क्लासेस छोड़ दिया है? हाँ नम्रता जी, हमने नरेंद्र क्लासेस छोड़ दिया है। खुद का चैनल हमारा है, L1 क्लासेज प्रयागराज के नाम से है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वीडियो लगातार जो भी क्लासेज होंगी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखिए, मंगनेश कुमार धुरिया जी कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। वन, देखिए कभी भी इसका मान, यल का मान यम से, यम का मान यल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होना। 0 है, 1 है, अर्थात ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अर्थात जिसमें 1 ऑप्शन है, ये तो पहले कट गया, अब बचे हमारे पास 3। यल बराबर 1 तो ये पॉसिबिलिटीज है, यल बराबर 2 तो यम बराबर 0 ये पॉसिबिलिटी है, यल बराबर देखिए 1 है, यम बराबर 2 है, अर्थात इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि यल का मान कभी भी यम से कम नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 एंड 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकर्मक के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रोमीन वाटर, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ब्रोमीन इन केवेच, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। बताइए जरा। ब्रोमीन वाटर है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड है और ब्रोमीन इन केवेच है, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड है। कन्वर्जन ऑफ एमाइड टू एमीन है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन है। नरेंद्र सिंगर जी, रोज प्रैक्टिस होती है इस चैनल पर डे प्रैक्टिस होती है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 दिन कोचिंग आप इसलिए थे कि पेट का एग्जाम था, पेट के एग्जाम में मेरी भी ड्यूटी लगी थी तो आने में बहुत लेट हो जा रहा था, इसलिए क्लासेस 2 डेज नहीं चल पाई। अब क्लासेस पर डे चलेंगी। चलिए देखते हैं। देखिए, जो आप लोग जानते हैं
ब्रोमीन इन केवेज क्या करता है, यह एमाइड से एमीन को कन्वर्ट करता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। जब इसको ब्रोमीन केवेज देते हैं, इसका काम क्या करता है, आर एन एच टू में कन्वर्ट कर देता है। तो सी का वन ऑप्शन जिसमें सही हो वही ऑप्शन हमारे सही होंगे, अर्थात सी का वन, देखिए सी का वन जो इजिली में मारा है उसको कर लीजिए, ये सी का वन, ये दो तो कट गए। अब हमारे पास बचे कौन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। यह क्या करता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, आर सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर इसे हम एलाइलिक दें, तो सॉरी एन ब्रोमो सक्सिना नामाइड देते हैं, तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, आर सी एच बी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू में कन्वर्ट कर देता है। तो यह हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बी का थर्ड सही होना चाहिए। अब इससे तो पता चल नहीं पाएगा। अब हमारे पास दो बचे, एक ब्रोमीन वाटर बचा और ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड बचा। देखिए क्या क्या बचे, ब्रोमीन वाटर बचा और क्या बचा, अगर देखा जाए तो ब्रोमीन वाटर जो करता है, देखिए अगर यह इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन वाटर देते हैं, यह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, अर्थात बी आर सबसे पहले, बी आर प्लस सबसे पहले जुटेगा, तो सी एच टू बी आर बनेगा, और फिर बी आर माइनस अटैक करता है, तो क्या बन जाता है, सी एच टू बी आर बन जाता है। अर्थात यह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, तो इसका हमारा फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ। अब बचा क्या, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 4315 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया गया है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ फोर मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस राइज फ्रॉम 3 Kelvin to 350 Kelvin. What is the value of delta H minus delta E for this process? एक आदर्श गैस के 4 मोल को तापमान 300 केल्विन से 350 केल्विन तक बढ़ाया गया है। इस प्रक्रिया के लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई का क्या मान होगा। बताइए जरा तो। देखिए आपके पास एक बहुत फेमस रिलेशन है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछ रहा है, तो डेल्टा एन आर टी हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है डेल्टा एन बराबर कितना, 4 मोल। टेम्परेचर कितना दिया गया है, टी का मान 50 केल्विन, आर की वैल्यू तो दिया ही 8.3,
तो यहाँ पर 4 इंटू एन, आर का मान कितना है 8.3 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 50 चेंज हो जा रहा है। पचास, 4 चौक 5 चौके 20, 200, 30 दुनिया 60, 1660 जूल के बराबर हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आज का टेस्ट पेपर यहीं पर खत्म हो रहा है। कल नए टेस्ट पेपर के साथ मिलेंगे। हमने आपसे पहले भी बताया था कि यदि हमको हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। क्या जुड़ने का, अगर कोर्स को परचेज करना है तो अभी 149 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना होगा। एक मंथ की जो फीस रखी गई है वह 149 रुपीज की है। आपको पर मंथ में लगभग 25 पेपर मिनिमम आपको मिलेंगे ही, 25 पेपर मिलेगा। और यह कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी। इस पेपर की कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपके एलटी एग्जामिनेशन अथवा आर 1 ईयर, एक साल पूरे कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। सारे पेपर बने रहेंगे एप्लीकेशन पर, आपको कोई एप्लीकेशन से कोई पेपर हटाया नहीं जाएगा। सारे पेपर्स बने रहेंगे। जिस महीने का आप परचेज करेंगे, जैसे आपने सितंबर माह का किया, सितंबर माह के पेपर में जब तक आप खरीदे हैं आपका वह पूरे हाँ, मनोज सिंह 149 रुपीज, 149 रुपीज पर मंथ है, प्रत्येक महीने। प्रत्येक महीने 149 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा और यह पूरा बना रहेगा पेपर। आप वो कर लीजिए, आप ले लीजिए। आपको देखिए, इससे सस्ता कहीं पर कोई कोर्स नहीं मिलेगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन पर आप देख लीजिए एलटी टीजीटी का कहां पर दिया गया है। आप जैसे ओपन करेंगे आपके पूरे क्लास वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो आज जल्दी से ले लें। ठीक है, ऑफर का फायदा उठा लें, नहीं तो फीस बढ़ने वाली है। अभी आप ले लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि कम पैसे में हो जाएगा। क्या करें कि जीओसी बेस्ड मनोज जी सबके क्वेश्चन कराएंगे, ये निश्चिंत आप रहें। आप मनोज जी चैनल पर जुड़ जाइए। एलटी का सिलेबस और पीजीटी का सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है जो कि टीजीटी के पीजीटी स्तर की केमिस्ट्री आती है। ठीक है, इस तरीके से पर डे हमारे चैनल पर 5 बजे से क्लास होती है, 5 PM से क्लास शुरू होती है टेस्ट पेपर। और आपके अभी जस्ट 5 मिनट बाद थ्योरी की क्लास चल रही है। 5 मिनट बाद, 5 मिनट्स बाद थ्योरी की क्लास एल्डिहाइड एंड
कीटोन्स पढ़ा रहे हैं उसकी क्लासेस चलेंगी। चलिए, तो आज यहीं पर सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः आप लोगों को 5 बजे मुलाकात होगी हमसे नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। थैंक यू भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।